हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 12A के जो फर्स्ट 26 क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल इज एमिटेड। देखिए सिंपल सी बात है, हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि जब कभी भी किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो न्यू न्यूक्लियस बनता है उसका आता है Z-2 दैट इज A-4, मतलब मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा और जो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से आपका डिक्रीज होता है। बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो वो आता है बेटा Z+1A, मतलब ये कि उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता बट उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक प्लस हो जाता है। और जब हम गामा पार्टिकल की बात करते हैं तो बेटा ना उसके चार्ज में कोई फर्क पड़ता है ना उसके मास नंबर में कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हाट हैपेंड टू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन इट्स न्यूक्लियस एमिट एन अल्फा पार्टिकल। देखिए सिंपल सी बात है, अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा आपका तो उस केस में Z-2 होता है। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास Y पहले Z था तो अब उसके लेफ्ट साइड में हम 2 स्टेप जाएंगे एंड वहां पे हमें हमारा नया न्यूक्लियस मिल जाएगा। एंड उस तरह अगर बीटा पार्टिकल की बात करूंगा तो बीटा पार्टिकल में होता है Z+1। तो इसका मतलब अगर Y है तो जो अगर मतलब नया जो है आपका X अगर बना है तो वो आपका राइट साइड में आप जाएंगे एक स्टेप। ठीक है, जस्ट इंक्रीज बाय 1, यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। वैसे अगर इनिशियली Y था तो अब ये Z हो जाएगा, नया हो जाएगा ना, बिल्कुल इस वजह से। क्लियर? तो ये है बेटा इसका आंसर। गिव रीजन टू योर आंसर तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर -2 है, +1 ये सब है। गामा जब अगर मैं गामा रेडिएशन की बात करता हूं तो कोई चेंज होगा ही नहीं उसके अंदर, जो जो जहां था वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बेटा व्हाट चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हेन इट emits एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। गिव एन एग्जांपल इन ईच केसेस दैट इज A एंड B इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए हमने पता नहीं कितनी बार ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। चलिए एक बार और फाइनली आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटा कि मान लीजिए मेरे पास X है, Z है, A है, तो यहाँ से बनेगा Y Z-2 A-4 plus HE, that is 2 and 4. XZA, that will become YZ plus 1A plus beta beta -1 0। ये दोनों इसका आ गया बेटा। ठीक है जी, एंड गामा के लिए तो बेटा कुछ लिखना ही नहीं होता, ZA एस्ट्रिक लगा दो एक और साथ में Y नहीं X ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट वही है। तो Z और A प्लस गामा आप अपना ऐसे दिखा दोगे, दैट्स इट। एग्जाम्पल की बात करें, यूरेनियम की बात कर लेंगे 92 238 एंड यहाँ से बनेगा बेटा आपके पास दैट इज थोरियम 90 234 प्लस HE दैट इज HE2 एंड ऊपर 4। और अगर बीटा पार्टिकल का मुझे एग्जाम्पल लिखना है तो आप कार्बन दैट इज 6 एंड 14 ले सकते हो जो कि आइसोटोप है कार्बन का। उसमें से अगर मैं बीटा पार्टिकल निकालूंगा दैट इज बीटा पार्टिकल -1 0 तो ऑटोमेटिकली बेटा यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि 6 के बाद 7 होता है ना, +1 होता है इसलिए, एंड ऊपर रहेगा एस सच। तो ये बेटा इसकी कन्वर्जन है। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बेटा एनाटॉमिक न्यूक्लियस ए है, 84 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उसके है 128, न्यूट्रॉन 128 है उसका। तो कहता कि द न्यूक्लियस ए एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो बेटा किसी से भी अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसका मास नंबर A-4 हो जाता है और जो चार्ज नंबर है वो Z-2 हो जाता है। इन दोनों का बेटा अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा ना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा, है ना। तो A-4 माइनस ऑफ Z-2 कर देता हूँ तो दैट विल गिव मी A-Z-2, मतलब जो भी आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा ना उसमें से -2 करना पड़ेगा अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, तो नंबर ऑफ जो Z है वो तो बेटा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, तो 84 -2 कर दो दैट विल बी 82। और यहाँ की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा 128। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे ना 128, जो A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताते हैं -2 इट इज 126। तो बेटा ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। अगर हम बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं तब क्या होता है बेटा, जब हम बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं ना उस केस में हमारा होता है दैट इज Z+1 और अगर X है तो ऊपर बेटा A ही रहेगा। इस केस में बेटा A-Z-1, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से एक -1 आपको और करना है बस।
मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता और जो चार्ज है वो Z+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सी केस में इनिशियली 82 था, उसमें मैंने Z+1 किया तो 83 आ गया बेटा आपका। और इनिशियली केस में मतलब बी वाले में 126 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, उसमें से एक -1 कर दो तो 125 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। सो नेक्स्ट सी पार्ट में बेटा वो कहता है कि दैट इज व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ए। तो मास नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं। तो ए के केस के अंदर हमारे पास 84 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस न्यूट्रॉन्स 128 है, दोनों को ऐड कर दो तो 212 आपके पास आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। Does the composition of nucleus C change if it emits the gamma radiation? आंसर है नो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मास नंबर में ना चार्ज नंबर में, इसलिए वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा a certain nucleus A that is 238 and atomic number 92 is radioactive and become nucleus B जिसका मास नंबर है 234 एटॉमिक नंबर है 90। बहुत सिंपल है, अगर आप इन मास नंबर का डिफरेंस देखो तो 4 का आ रहा है और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखो तो 2 का आ रहा है, तो ये तभी होता है जब इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है आपका। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ बता ही दिया बेटा मैंने आपको, बाकी आंसर दिया भी हुआ है। स्टेट द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, वो भी आपको रिएक्शन वाइज भी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है बेटा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस आर अलाउड और नॉट। बेटा तभी पॉसिबल है ये जिस केस में हमारा एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर है लेफ्ट एंड राइट साइड के सेम होंगे। तो ए और जेड और यहाँ पे गामा पार्टिकल, कोई चार्ज नहीं कोई मास नहीं, तो बिल्कुल सही है, ये एग्जिस्ट करेगा। बट दूसरे केस में क्या हो रहा है कि बेटा Z-2 है और यहाँ पर 2 है, दोनों को ऐड करूंगा तो Z बनता है, जो कि चार्ज नंबर सेम है। ठीक है, बट मास नंबर की बात करें तो यहाँ A+4 बनेगा, यहाँ पे A है तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि मास यहाँ पे कंजर्व नहीं हो रहा। फिर हमारे पास आता है बेटा कि न्यूक्लियस दैट इज 1124 इज बीटा रेडियो एक्टिव एंड व्हाट आर द नंबर 24 एंड 11 कॉल्ड। 11 तो हो गया बेटा एटॉमिक नंबर, Z24 है वो मास नंबर है। सो राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द बीटा पार्टिकल। देखिए सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि मेरे पास सोडियम है दैट इज 1124, बीटा पार्टिकल अगर निकलता है यहाँ से तो बीटा पार्टिकल होता है -10। अब ऐसे कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 12 और ऊपर 24, और ये जो एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का होता है इसलिए Mg यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से बेटा आप इसको करेंगे। वर्ड जनरल नेम बता दिया बेटा कि इनको जनरल नेम हम आइसोबार्स कहते हैं क्योंकि इनका जो मास नंबर सेम है बट चार्ज नंबर क्या है डिफरेंट है। फिर हमारे पास आता है 34 में कि न्यूक्लियस ऑफ स्टेबल फास्फोरस हैज 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा इसका 15 है क्योंकि जितने नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर के लिए इन दोनों का सम करना होता है, तो बेटा 16 + 15 कर दी 31 आपका आंसर आ जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ रेडियो फास्फोरस हैज 1 न्यूट्रॉन मोर देन द स्टेबल न्यूक्लियस। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मास नंबर जो है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं का, बट हाँ जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर एज इट इज रहेगा बट जो मास नंबर है वो आपका ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा 1 से। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपका वहां पे 32 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ अ बीटा पार्टिकल बाय रेडियो फास्फोरस इन पार्ट बी। देखिए सिंपल सी बात है आपकी, अगर मैं बात कर रहा हूं कि बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसका Z+1 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 से, लेकिन जो मास नंबर है वो एज इट इज रहता है, इसलिए 32 आपका वहां पे रहेगा जैसे दिया भी हुआ है, और एटॉमिक नंबर बेटा आपका बढ़ गया है यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है बेटा एन एलिमेंट P disintegrate by alpha emission and the new element suffers 2 further disintegration both by beta emission to form an element Q. Explain the fact that P and Q are isobars। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं P की बात करता हूं तो अगर ये Z और A है और अगर इसमें से अल्फा की एमिशन हुई है दैट इज 2 and 4, तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर मेरे पास आ गया Q जो नया बना, और इस केस में बेटा ये आ जाएगा, मतलब क्यू नहीं लगा दे क्योंकि क्यू जो है मेरा आखिरी वाला है, तो यहाँ पे जेड लगा दे, जेड भी नहीं लगा सकता तो मैं यहाँ पर आर लगा देता हूँ। ठीक है, आर सही रहेगा, आर लगा दिया, यह आ जाएगा Z-2 और ऊपर आ गया बेटा A-4। अब इसमें से एक बीटा पार्टिकल बेटा आपका एमिट हुआ, ठीक है, तो ये A-4 है, तो बीटा पार्टिकल मतलब -1 और 0 होता है। ऐसा होने से हुआ बेटा ये आ गया नीचे Z, क्योंकि इनको हम क्या करते हैं बेटा इसमें Z+1 होता है, तो ये आएगा -1 और ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास
क्यू मैं ले नहीं सकता, डब्ल्यू ले लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दैट इज A-4, खत्म। उसके बाद बेटा एक और मुझे बीटा पार्टिकल एमिट करना था, डब्ल्यू Z-1 A-4, और उसमें से बीटा पार्टिकल एक और निकाल देते हैं, है ना। अब इस केस में फिर से Z+1 करूंगा, तो मतलब अब मुझे फाइनली Q जो मिला है उसमें Z है और ऊपर A-4 है। तो देखिए अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे भी Z है और यहाँ पर भी Z है, तो मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, तो इसलिए बेटा ये आपस में क्या हो गए, एक तरह से आइसोटॉप्स हो गए। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ न्यूक्लियस XZA emits 2 alpha particles and 1 beta particle to form a nucleus that is R, ये क्या है बेटा आपका 85222। सो फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ X। बेटा ये ना क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना। जो फाइनल रिजल्ट जिनका आता है ना, हमेशा उसको सबसे आगे लिख लो 85222। तो एक पहले बीटा पार्टिकल निकला, राइट, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल निकल चुका है आपका -1 एंड 0। तो बेटा क्या करना होता है, इनको बस आपस में ऐड करना होता है, आपका रिजल्ट आता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आ गया x, इनको मुझे फाइनली x चाहिए ना, तो इनको हटा के मैं a लिख लेता हूँ, तो वो बढ़िया रहेगा बेटा आपका। तो ये आ गया a, अब इनको ऐड करो तो ये आ गया 84, और उनको ऐड करो तो 222। सिंपल सा ये करना होता है। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो ना, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो उनको आपस में ऐड कर दो, इनको और इनको, इनको और इनको, बस। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल 2 बार निकले हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। हीलियम पार्टिकल है ना ये, अब इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सा काम। ऐड करेंगे तो यहाँ पे B बन जाएगा, और वो ऐड करने से बना है आपके पास 84, 85, 86, और यहाँ आ जाएगा बेटा 226, ये आगे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे 2 से इंक्रीज करना है, ऊपर वाले में 4 में इंक्रीज करना है। अच्छा एक बार और हुआ आपका, तो ये आ गया 2 and 4। चलिए अब फाइनली हमारा x मिल रहा है। अब ऐड कर दो बस, दिट इज 88, और इनको ऐड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 230, और यही वो पूछा हुआ था। तो देखिए ये आंसर दिया भी हो आपको, बड़ा इजी है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, जैसे 88 -2 किया तो 86 बन गया, 86 -2 किया तो ये बन गया, 84 -1 क्या होता है +1, तो ऑटोमेटिकली 85 बन गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो उनको ऐड करते जाओ, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो बड़ा आसान है, आराम से करना है इस चीज को। फिर आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बहुत सिंपल है बेटा, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, आपने पहले भी किया हुआ है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बोलता है बेटा ये वाला, इस कंडीशन में वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो बीटा -1, मैंने क्या कहा था कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x -1 बिकम +1, तो ये हो जाएगा x +1, और ऊपर बेटा आ जाएगा a। इस केस में दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है बेटा आपके पास हीलियम 2 and 4 बनेगा। अच्छा अब अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो 92 में से पहले देखो, पहले क्या होता है, देखो ये होता है 2 and 4, सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 90, और ये आ जाएगा बेटा 234। बीटा पार्टिकल -1 0 होता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 90 -1 बिकम +1, तो बिकम 91। ऊपर वाला करेंगे तो 234, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, बीटा पार्टिकल मतलब -1 and 0, सब्ट्रैक्ट करो, 91 -1 +1, 92, 234। तो इस तरीके से बेटा आप ये वाला करेंगे। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इस केस में अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मतलब नीचे 2 ऊपर 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z-2 बेटा ऊपर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ नहीं लिखना, x1 पे लिखना था, मैं x1 पे लिख देता हूँ। सो दैट विल बी Z-2, और ऊपर बेटा आ जाएगा A-4। गामा पार्टिकल है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो Z-2 A-4, 2 बार बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, मतलब 2 बार प्लस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे Z, और ऊपर आ जाएगा बेटा A-4। ठीक है, अब मैं वापस की तरफ जा रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड करता जाऊंगा। तो ये था बेटा 2 और ये था 4, ऐड करो तो दैट विल बी 71, ऐड करो 176। फिर से ये आ गया बेटा अल्फा पार्टिकल 2 and 4, ऐड करो दैट विल बी 73, और इनको जब मैं आपस में ऐड कर रहा हूं तो 180 बेटा मेरा यहाँ पे बन गया। क्लियर, बेटा वाला -1 and 0 ऐड करो बेटा, दैट विल बी 72, और यहाँ पे आएगा बेटा 180। तो इस तरीके से बेटा आपने ये सॉल्व करना था। इजी है ना, आई नो इजी है, बस आपने एक बार करके देखना, अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, गिव वन एग्जांपल एंड एक यूज। देखिए सिंपल सी बात है,
रेडियो आइसोटोप बेटा उन पर्टिकुलर आइसोटोप्स को कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है आपका, और फिर भी वो रेडियो एक्टिव है नेचर के अंदर, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एग्जांपल के नाम पे कार्बन का जो हमारा आइसोटोप है दैट इज 6C14, वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। और इनको मेडिकल में बेटा यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल में भी यूज किया जाता है बेटा, साइंटिफिक यूज भी है इनके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेडिकल के अंदर एज ए ट्रेसर इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाई आर द अल्फा पार्टिकल्स नॉट यूज्ड इन रेडियो थेरेपी। बस सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि ये ह्यूमन स्किन के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाते इसलिए। नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाई डू वी यूजुअली यूज आइसोटोप एमिटिंग गामा पार्टिकल एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर इन मेडिकल साइंस। बिकॉज बेटा देखो सिंपल सी बात है कि गामा पार्टिकल जो है या गामा रेडिएशन है वो किसी भी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए हम उनका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड्स टू बिकम रेडियोएक्टिव, जिस केस में हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो आपके अनस्टेबल होते हैं, देयरफॉर रेडियोएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो आइसोटोप इन ईच पेयर। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे वही आपका एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारा रेडियो एक्टिव होगा, तो आपको आंसर दिया ही हुआ है। नेक्स्ट कहता है स्टेट द मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा कि हम कभी बार क्या होता है कि जो जो हमारे पास रेडिएशन है ना, जो कोबाल्ट 60 से हमें मिलता है, उनको बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और कई जो सॉल्ट है जो कि वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उनको एज ए ट्रेसर्स यूज किया जाता है। फिर आता है अरेंज अल्फा बीटा गामा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोलॉजिकल डैमेज। सबसे ज्यादा तो बेटा गामा पार्टिकल का डैमेज है क्योंकि वो आराम से पेनिट्रेट कर जाता है आपका, उससे कम बीटा, उससे कम आपका अल्फा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है नेम टू मेन सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने इसके बारे में डिटेल बताया हुआ बेटा कि कैसे होता है, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज उसको अच्छे से देखना। उनमें से 2 पॉइंट आपके मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। वही सेफ्टी मेजर कौन कौन से हैं आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए थे बेटा, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं। फिर वही 3 आपके पॉइंट इसमें से ले लिए। सेम अगर मैं न्यूक्लियर वेस्ट की बात करता हूँ बेटा, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सिंपल सिंपल बातें हैं। 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस, वही बात मैंने लास्ट जो लेक्चर में डाला था उसमें ये ऑलरेडी बता दिया था कि लेड एप्रन होने चाहिए, लेड ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। लेड टोंग्स का इस्तेमाल करना है आपने। जब भी आप इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हो तो एक बहुत ही अच्छे कंटेनर के अंदर लेड कंटेनर होना चाहिए, उसमें बस नैरो ओपनिंग होनी चाहिए ताकि उसकी जो रेडिएशन है वो हर जगह ना फैले, तो ये सब इसके अंदर आएगा। Why should a radioactive substance not be touched by hand? Because उसकी penetrating power होती है ना, वो ह्यूमन बॉडी के आर पार निकल जाता है, आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको खत्म कर देता है, तो इसलिए कभी भी उसको टच नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि दीज आर दोज रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल विजिबल रेडियो एक्टिव सोर्स। 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर ही है, जैसे कार्बन है हमारे पास, ठीक है। एंड कुछ होते हैं जो बेटा बाहर से आ रहे होते हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्सेज कहते हैं, जैसे कॉस्मिक रेज हो गया, नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया जैसे रेडॉन 222। तो ये सब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।